वेलकम ऑल ऑफ यू। उड़ान आईएएस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आगामी एसआई भर्ती परीक्षा के संबंधित विषय इंग्लिश के आपको सिलेबस क्या क्या आने वाला है और उसके साथ ही उसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पे आज हम चर्चा करते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी और साथ ही आपको इन एमसीक्यूज को मेरे साथ सॉल्व करने के बाद ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी सही जा रही है और किस तरह की तैयारी आपको अपनी करनी चाहिए। तो आज का ये लेक्चर चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ। वो सूचना ये है कि हमारे उड़ान आईएएस अकेडमी में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की ऑनलाइन, ऑफलाइन और साथ ही रिकॉर्डेड बैच शुरू हो रही है 6 अक्टूबर से। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इस चीज के लिए आप हमारे एकेडमी में क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको नीचे दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, हमारे साथ जुड़िए और हम आपको सारा सिलेबस और साथ ही सारी तरह की तैयारी में पूरी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा जो जनरल इंग्लिश जो आपका सिलेबस का टॉपिक है एसआई भर्ती परीक्षा की में जो आएगा, तो उस इंग्लिश में आपके कुल 15 अंक के 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके 15 अंकों के 15 प्रश्न रहेंगे वो आप समझ सकते हैं कि कितना आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि एग्जाम में हम समझते हैं, हम सभी ने एग्जाम फाइट किए हैं, तो हम समझते हैं कि एग्जाम में हमारे लिए 1 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। 15 अंकों का इसका वेटेज है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा क्या है, हमारे लिए मैटर करता है। आपको अपनी इंग्लिश की तैयारी बहुत ही सामान्य रखनी है। सिलेबस में दिया ही गया है जनरल इंग्लिश, कोई बहुत विशेष या स्पेशल आपको इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करने की, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जनरली जो हम आपको सिखाएंगे, अगर उतना भी आप बेहतर तरीके से सीखेंगे तो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। जनरल ग्रामर सिलेबस फॉर एसआई एग्जाम एक नजर डालते हैं। इसमें आपको नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और इसके साथ ही सम इम्पोर्टेंट कंजंक्शन के यूज और सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन की यूज को क्या है पढ़ना है। तो ये आपका क्या है, सिलेबस है। आपका ये सारा सिलेबस हम कवर कराएंगे अपने कोर्स में। इसके अलावा यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए इंग्लिश विषय से संबंधित कोर्स को कंप्लीट करने की, तो आप एकेडमी में बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इन्हीं सारे टॉपिक का संकलन एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, जिस एमसीक्यूज को आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अपनी तैयारी को परखने का ये बहुत अच्छा क्या है, आपका माध्यम है। तो आज शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। इन एमसीक्यूज में आपको पहला फायदा होगा, आपको पैटर्न पता चलेगा परीक्षाओं का। ये एमसीक्यूज प्रीवियस सीजी व्यापम द्वारा पूछे गए कुछ परीक्षाओं से भी लिए गए हैं और साथ ही ये आने वाले परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, इंग्लिश एमसीक्यूज फॉर एसआई एग्जाम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द प्लूरल ऑफ काफ इज। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है सिंगुलर प्लूरल, इट मींस कि ये आपका नंबर से संबंधित टॉपिक, जो नंबर है इंग्लिश का उससे संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है कि प्लूरल बताइए काफ का। तो ऑप्शन आर CALFS, काफ, कार्स, काफ और कार्स। सबका प्रोनाउंसिएशन कार्स ही होगा, स्पेलिंग में थोड़ा आपका डिफरेंस है। तो आपको इसका क्या बताना है, प्लूरल। काल्फ का मतलब क्या होता है, यदि सबसे पहले जाने तो काल्फ का मतलब होता है बछड़ा। ठीक है, जो आपका होता है गाय का बच्चा, उसको बछड़ा कहा जाता है। तो यही काफ, एक काफ को यदि काफ कहते हैं तो बहुत सारे काफ को क्या कहा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इन चारों में आपको क्या लगाना है, एक उत्तर को टिक लगाना है जो सही होगा आपके हिसाब से। तो यदि इस काफ की बात करूं तो जो हमारा रूल होता है उसके हिसाब से, यदि काल्फ की ये स्पेलिंग है और हमें इस सिंगुलर को क्या करना है, प्लूरल बनाना है। इसको क्या करना है, हमको प्लूरल बनाना है। तो आपका इंग्लिश का नियम ये कहता है कि जिस शब्द के पीछे क्या लगा हो, एफ लगा हो, वो किससे आपका एक्सचेंज हो जाता है, VES से एक्सचेंज हो जाता है। सिंगुलर प्लूरल के रूल में, नंबर के रूल में, यदि आपके किसी शब्द के पीछे F या FE लगा हो तो रूल ये कहता है कि वो उसको F को हटाकर VES से रिप्लेस कर दिया जाए। तो हम वही यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप यदि ये रूल अप्लाई करेंगे तो पाएंगे कि आपका काफ का प्लूरल हो जाएगा CALVES, जहाँ पे इस F को किससे आपका रिप्लेस किया गया है, इस F को रिप्लेस किया गया है VES के द्वारा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस रूल और इस तरह
रूल अप्लाई करने के हिसाब से हमारा जो सही उत्तर बैठता है वो बैठता है CALVES। तो काफ का प्लूरल हो जाएगा आपका काल्स। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नोट ये है कि काफ का मतलब बछड़ा होता है, तो वहीं पे काफ का मतलब क्या हो जाएंगे, बछड़े या बहुत सारे बछड़े या बछड़ों के लिए काफ का उपयोग आप करेंगे। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन और उसका नोट। नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर लीव डैश 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर लीव डैश 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये एक आपका क्या बता रहा है, एक एड्रेस के बारे में बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहते हैं, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द अबव सेंटेंस। एक बहुत ही बढ़िया एक सुटेबल प्रीपोजिशन का आपको इस्तेमाल करने को बोला गया है। ऑप्शंस आर इन, एट, ऑन और बाय। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इन सारे प्रीपोजिशन के इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। तो यदि आप इनको देखेंगे, इनके उपयोग कहाँ होते हैं, तो देखिए एट और इन का रूल है लोकेशन के लिए। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर एट और इन का ही इस्तेमाल करते हैं किसमें, किसी भी लोकेशन को बताने के लिए। जस्ट लाइक आई लिव इन इंडिया, आई लिव एट रायपुर। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैम यहाँ पे इन कहाँ प्रयोग करें, एट का कहाँ प्रयोग करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता है। उसी को आज मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल इन और एट में हमको कंफ्यूजन है। ऑन को हम यहाँ पे डायरेक्टली गलत कर दे रहे हैं, क्योंकि ऑन का इस्तेमाल लोकेशन को डिनोट करने के लिए नहीं किया जाता और बाय का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए आपके। इन और एट का कंफ्यूजन दूर करते हैं, फिर आप खुद ही इस क्वेश्चन का कहीं आंसर मुझे बता पाएंगे। देखते हैं एट और इन के रूल देखते हैं। यदि तो एट इन रूल फॉर लोकेशन, एट इज यूज्ड व्हेन यू आर एट टॉप, बॉटम और एंड ऑफ समथिंग। एट specific address and a general location and at a point। ठीक है, तो ये जो specific location या specific address बोला है उसको ध्यान में रखेंगे। इन का देखते हैं। इन is used in a space, small vehicle, water, neighborhood, city और any country। तो हो गया क्लियर, थोड़ा थोड़ा क्लियर तो हो ही गया होगा। ये बहुत जनरल रूल है एट और इन के इस्तेमाल करने के लिए। तो क्योंकि हमारे प्रश्न में क्या बोला गया है, हमारे प्रश्न में हमको बोला है कि हमारे प्रश्न में हमको पूछा है द प्राइम मिनिस्टर लीव डैश द 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो यहाँ पर इन और एट में से क्या लगेगा, एट इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप एट लगाएंगे इस लोकेशन के लिए। लोकेशन स्पेसिफाई कर दिया है, डाउनिंग स्ट्रीट में 10 नंबर की फ्लैट या बिल्डिंग में वो रहा करते होंगे, तो इसलिए आप इसमें एट लगाएंगे। ठीक है, तो क्लियर है। वही यहीं पे अगर कंट्री या किसी सिटी का नाम होता तो आप बिग सिटी का नाम होता, सॉरी अगर सिटी भी बोला जाए उससे भी बिग और स्मॉल दो तरह के सिटीज होते हैं। तो बिग सिटी, कंट्रीज या बहुत बड़े किसी जगह के नाम बताने के लिए आप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सारे क्वेश्चन आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ध्यान देते चलिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, आपको एक क्या करना है, अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट करना है इस अंडरलाइन वर्ड के बारे में। पहले वो हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट। ठीक है, इसका हिंदी में क्या होगा, इसका हिंदी में होगा मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग। आई नो मतलब मैं जानता हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। मोस्ट ऑफ देम मतलब जिनमें से ज्यादातर, आर स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनमें से अधिकतर विद्यार्थी हैं। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपका जो अंडरलाइन वर्ड है उसको आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है किसी एक वर्ड से। ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है द स्टूडेंट, ऑप्शन बी है अ स्टूडेंट, ऑप्शन सी सम स्टूडेंट, नन ऑफ द अबव, लास्ट ऑप्शन। तो आप सेलेक्ट करिए कि इनमें से चार इसकी जगह पे क्या आना चाहिए। क्वेश्चन पे पुट करके देखते हैं क्या आना चाहिए। मोस्ट ऑफ देम आर द स्टूडेंट, तो ये आपको ठीक लग सकता है, तो विचार करेंगे हम। मोस्ट ऑफ देम आर अ स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट बोल रहा है, मोस्ट ऑफ देम। मोस्ट ऑफ देम की बात कब की जाती है, जब एक जगह पे बहुत ज्यादा क्राउड हो। ठीक है, सपोज ये एक जगह है जहाँ बहुत ज्यादा क्राउड है, इसमें से जो ये वाला सिंबल मैं बना रही हूँ, सपोज वो क्या है, गर्ल्स है और ये वाले बॉयज हैं, तो मैं बोलूंगी इसमें मोस्ट ऑफ देम आर गर्ल्स। ठीक है, मतलब इनमें से ज्यादातर लड़कियां हैं, तो मोस्ट बोला जा रहा है, तो अ स्टूडेंट तो होगा ही नहीं, तो वो ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, यदि सी ऑप्शन देखें सम स्टूडेंट,
मोस्ट ऑफ देम आर सम स्टूडेंट, फिर से गलत, क्योंकि यहाँ पे जब मोस्ट आप पुट कर रहे हैं तो वहां पे सम आप पुट नहीं करेंगे, मोस्ट का मतलब ज्यादातर या अधिकतर, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, पहले हमें ए को एलिमिनेट करना होगा, अगर ए सही रहा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एक बार विचार करते हैं ऑप्शन ए और बी। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आर स्टूडेंट आर इज द राइट आंसर। यहाँ पे आर द स्टूडेंट नहीं लगेगा, स्टूडेंट के साथ स्पेसिफिकली द का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, तो ए आपका ऑप्शन भी गलत हो रहा है। आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि व्यापम के पटवारी परीक्षा में पूछा गया था, ऑप्शन डी इसने भी सही दिया था। यहाँ पर कोई भी आपका अल्टरनेटिव सेंटेंस, आपका अल्टरनेटिव जो वर्ड्स दिए हुए हैं सही नहीं होंगे, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज राइट। इट मींस कि ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट इज द राइट सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल वेयरएवर नेसेसरी, ठीक है, यदि आपको जरूरी लग रहा है तब इस फील्ड में आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रीपोजिशन पुट कर सकते हैं। प्रीपोजिशन दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस प्ले डैश गेम ऑफ क्रिकेट, ठीक है, लेट अस प्ले डैश गेम ऑफ क्रिकेट। ऑप्शन देखते हैं, एन, ए, द, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यदि यहाँ पर हमको ए एंड द में से कुछ एक पुट करना है तो हमको करना है, अदरवाइज नन ऑफ द अबव को टिक लगाना है। ऐसे आसान सा प्रश्न है, तो हम पुट करने की कोशिश करते हैं, लेट अस प्ले एन गेम ऑफ क्रिकेट। एन नहीं लगेगा। जिन लोगों को आर्टिकल ए एंड द का रूल पता होगा उनको पता ये बात होगी कि एन का उपयोग बेसिकली हम वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों के साथ या उसके पहले करते हैं। तो यहाँ पर गेम है जो कि एक गेम का जी आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, सॉरी एन नहीं लगेगा। लेट अस प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट, ये अभी सही लग रहा है और गेम ऑफ क्रिकेट बोला जा सकता है। लेट अस प्ले द गेम ऑफ क्रिकेट, द स्पेसिफिक चीजों के साथ आप इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। जब यहाँ अ का ऑप्शन अवेलेबल है तो द नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। तो नन ऑफ द अबव भी गलत है, इट मींस यहाँ पर लगेगा अ। लेट अस प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट। देखिए इसका अब हिंदी में क्या हो जा रहा है, चलो एक क्रिकेट का खेल खेलते हैं, ठीक है, तो लेट अस प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। यदि मैं आपको ए एंड द के बारे में थोड़ी और जानकारी दूं, जिन लोगों को आर्टिकल्स की थोड़ी सी जानकारी है उनका बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं है आज आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि यदि दे, इंग्लिश में दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है द और दूसरा होता है ए या एन, ठीक है, दोनों को एक ही कैटेगरी में मैंने लिया है। आप तीन आर्टिकल है भी बोल सकते हो, बट बेसिकली देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ आर्टिकल। उनका मेन यूज देखते हैं, द इज यूज टू रिफर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। मैंने अभी बताया था कि द का इस्तेमाल आप स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन के लिए करेंगे। वहीं पे ए और एन इज यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन, ठीक है। तो इस नियम के हिसाब से मैं यहाँ पे एक और कड़ी जोड़ना चाहूंगी कि नॉन स्पेसिफिक के लिए ए और एन का इस्तेमाल आप करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट अस प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट, तो यहाँ पर ए या एन में से कोई एक ही लगेगा, इसलिए हम लोगों ने ए लगाया है। ए और एन लगाने का भी नियम अलग होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ए आप किसके साथ लगाएंगे, जिन शब्दों के, जिस भी आप नाउन के पहले ए या एन पुट करने वाले हैं, उस नाउन का पहला अक्षर अगर वॉवेल रहा तो आप एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट रहा या फिर व्यंजन रहा तो आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ए पुट किया है। लेकिन इसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पाई जाती है, वो है अपवाद। तो कुछ शब्द अपवाद होते हैं, तो अपवाद को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह ये रूल 90% अप्लाई आपके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे आपके सिलेबस का टॉपिक है, ध्यान देते चलिएगा, सब कुछ कवर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द बॉयज आर ईगर डैश टू द हायर क्लास। ये एक सेंटेंस दिया है जिसमें आपको वर्ब से रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी पुट करनी है। ऑप्शन देखते हैं, टू प्रमोट, टू बी प्रमोटेड, टू बी परमिटेड, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका हिंदी में पहले मतलब समझने की कोशिश करते हैं। द बॉयज आर ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, ठीक है, बहुत उत्सुक हो जाना किसी चीज के लिए। तो बॉयज क्या है, बहुत उत्सुक है, टू द हायर क्लास, अगली कक्षा के लिए। तो यहाँ पर सही सुटेबल वर्ड कौन सा देखते हैं, द बॉयज आर ईगर टू प्रमोट टू द हायर क्लास, ठीक है।
तो वो खुद से प्रमोट होंगे क्या? बॉयज अपनी मर्जी से प्रमोट होंगे क्या? कोई भी विद्यार्थी अपनी मर्जी से प्रमोट होता है? नहीं होता है। वो किसी संस्थान के द्वारा प्रमोट होता है और किसी कारणवश ही क्या होता है, प्रमोट होता है। यदि उसने परीक्षा दी है, उसने पास किया है, तभी वो संस्थान के द्वारा प्रमोट होगा। तो यहाँ पर टू प्रमोट नहीं होगा, क्योंकि प्रमोशन एक ऐसा चीज है जो क्या किया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, वो खुद से नहीं होता। टू बी प्रमोटेड, ये आपका एक सही ऑप्शन लग रहा है, मतलब कि टू बी प्रमोटेड। द बॉयज आर ईगर टू बी प्रमोटेड टू द हायर क्लास, मतलब कि लड़के उत्सुक हैं अगली कक्षा में प्रमोट होने के लिए। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। टू बी परमिटेड, तो परमिटेड नहीं होता, अगली क्लास में जाने के लिए आपको परमिशन की नहीं प्रमोशन की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से परमिटेड होने लिखा होने के कारण ये ऑप्शन गलत है। नन ऑफ द अबव लास्ट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि हमको आंसर मिल चुका है ऑप्शन बी, द बॉयज आर ईगर टू बी प्रमोटेड टू द हायर क्लास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देयर वर डैश 20 पीपल देयर, चूज द करेक्ट वर्ड। इसी शब्द आपको इस्तेमाल करना है। ऑप्शन में दिया है हार्डली, केयरफुली, बेयरली और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए जिन लोगों को इंग्लिश की जानकारी होगी वो इसका मतलब समझते होंगे, जिन लोगों को नहीं है उन तीनों को मैं बता दूं, इन तीनों का मतलब एक ही सेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे हमको तीनों में से एक ही पुट करना है। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी शंका समाधान करने की हम कोशिश करते हैं। इन तीनों का उपयोग कैसे होता है? हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, स्कैर्सली का मतलब होता है शायद ही, और बेयरली को भी मुश्किल से के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। यदि हार्डली और स्कैर्सली दोनों का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल। ठीक है, ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल। लेकिन बेयरली का मतलब क्या होता है? बेयरली का मतलब होता है इनफ, नो मोर देन व्हाट इज नीडेड। ठीक है, तो यदि मैं आपको इस क्वेश्चन के संदर्भ में समझाऊं तो तीनों का मतलब एक संदर्भ में होता है, लेकिन तीनों में से कौन सा सुटेबल होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो समझाती हूँ मैं। इनमें से आपका बेयरली, बेयरली आपका सही क्यों होगा? क्योंकि बेयरली का मतलब होता है नो मोर देन व्हाट इज नीडेड, मतलब उस कक्षा में। हार्डली मतलब मुश्किल से, स्कैर्सली मतलब शायद 10 बच्चे, बेयरली मतलब मुश्किल से लेकिन जितना चाहिए उतने के संदर्भ में आप बेयरली पुट करेंगे। देयर वर बेयरली 20 पीपल देयर। ठीक है, मतलब हिंदी में होगा वहां पर मुश्किल से 20 लोग ही मौजूद थे। ठीक है, यदि आपको क्या करना हो, किसी संदर्भ में आपको कहीं जाना हो और आपको वहां पर बहुत सारे लोगों की जरूरत हो, कोई सभा हो, किसी चीज का आयोजन हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे वहां पर और अपने आपका बॉस यदि पूछा आपको कि आप वहां पर गए थे तो किस टाइप का वहां पे कैसा था सब कुछ, तो आप बताएंगे कि देयर वर बेयरली 20 पीपल देयर बट माय वर्क हैज बीन डन, मतलब कि वहां पर मुश्किल से 20 लोग थे, लेकिन हाँ मेरा काम वहां पे हो गया, जिस पर्पज से मुझे भेजा गया था। तो इस संदर्भ में यहाँ पर ऑप्शन सी बेयरली पुट होगा। कुछ और बातें जान लेते हैं इस बेयरली स्कैर्सली के लिए। हार्डली और स्कैर्सली को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल या ओनली जस्ट के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करेंगे, नकारात्मक सेंस में। लेकिन बेयरली का इस्तेमाल होता है जितना चाहिए उतना तो पर्याप्त है, मतलब कि एक एग्जांपल से यदि मैं समझाऊं आपको बेयरली को, यहाँ पे बेयरली का एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं। बेयरली का एग्जांपल, दे हैव बेयरली इनफ टू पे देयर रेंट दिस मंथ। ठीक है, एक किराएदार है जिनके बारे में मैं ये बात कह रही हूँ कि उनके पास मुश्किल से इतने पैसे हैं कि वो इस महीने का पे कर सके, लेकिन यहाँ पे एक सकारात्मक बात ये है कि वो इतना पैसा तो रखे ही हुए हैं कि वो इस महीने का रेंट मुझे दे सकते हैं। तो सकारात्मकता के संदर्भ में आप बेयरली का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पे ऑलमोस्ट नॉट या बिल्कुल नहीं या कोई काम नहीं होने के नकारात्मक भाव के लिए आप हार्डली और स्कैर्सली का उपयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका मुश्किल से बेयरली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना इज डैश फ्रॉम सीतामढ़ी देन हाजीपुर। तो इस क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक में कुछ वर्ड पुट करना है। क्वेश्चन आपको ऑप्शन देखते हैं, फार्दर, फर्दर, नियर और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके। फार्दर का मतलब होता है दूर, फर्दर का मतलब होता है इससे अधिक या इससे ज्यादा, और नियर का मतलब होता है पास। तो जिन लोगों को अर्थ नहीं पता था उनको भी अर्थ अब मालूम चल चुका है। तो
पटना इज डैश फ्रॉम सीतामढ़ी देन दिस। क्योंकि यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, देन, मतलब कि ये एक कैसा सेंटेंस है, एक कंपैरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, किसका कंपैरिजन हो रहा है, डिस्टेंस का, और किनके किनके डिस्टेंस का हो रहा है, तो पटना से सीतामढ़ी और हाजीपुर की डिस्टेंस का कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा फादर, क्योंकि फार, फादर और फारदेस्ट आप जानते होंगे, ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप, जब आपको क्या करना रहता है, कंपैरिजन बताना रहता है, तो आप सेकंड वाले आपके कंपैरिजन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, फादर। तो यहाँ पे पटना इज फादर फ्रॉम सीतामढ़ी देन हाजीपुर इज द राइट आंसर। फर्दर का क्या मतलब होता था, फर्दर का मतलब होता था इससे अधिक। तो इससे अधिक का इस्तेमाल आप यहाँ पे नहीं करेंगे जब आपको ऑप्शन में फादर वाला दिया है तब। दूसरा, नियर का इस्तेमाल तो नहीं ही होगा, ठीक है। नियर का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि नियर, नियरर और नियरेस्ट ये होता है आपका। तो यदि यहाँ पर नियरेस्ट लिखा होता तो हम एक बार सोचते कि शायद डिस्टेंस में वो नियर की बात कर रहा हो, लेकिन क्योंकि बेस्ट आपका सुटेबल आंसर ए है, तो आपका ऑप्शन ए फादर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। द वर्ड वाज ओनली डैश मिनट लेट। ऑप्शंस आर अ लिटिल, अ फ्यू, few और many। तो यहाँ पर आपको कुछ आपके वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। सेंटेंस से हमको समझ आ जा रहा है कि एक बस है और बस क्या थी, लेट थी, कुछ मिनट लेट थी, मिनट स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन हमको 4 यहाँ पे ऑप्शन में से एक यहाँ पे पुट करना है। देखते हैं पहले तो इन ऑप्शंस के मतलब और इनका इस्तेमाल करने के रूल देखते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, फिर आप खुद ही इस प्रश्न का उत्तर मुझे बता पाएंगे। यदि अ लिटिल, अ फ्यू, फ्यू और मेनी की बात करूं, तो अ लिटिल का इस्तेमाल कहाँ होता है, अ लिटिल, वी यूज अ लिटिल विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अ लिटिल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मतलब कि वो सिंगुलर होगा और अनकाउंटेबल होगा, मतलब कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अ लिटिल मिला पुट करेंगे। अ फ्यू का इस्तेमाल, वी यूज अ फ्यू विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल मतलब बहुत सारे और काउंटेबल, है ना, प्लूरल और काउंटेबल। आई हैव अ फ्यू कॉइन्स, आई हैव अ फ्यू कॉइन्स, कॉइन्स बोल रही हूँ मतलब प्लूरल है, काउंटेबल है क्योंकि ये सिक्के हैं, लेकिन अ फ्यू मतलब कि थोड़ा होता है, तो मेरे पास थोड़े से क्या है, सिक्के हैं। इस तरह से आप अ फ्यू लगाते हैं। जहां पर सम का आपको क्या मिले, सेंस मिले, सम का आपको भाव मिले कि कुछ है लेकिन हाँ सम है। फ्यू कहाँ लगाएंगे, अ फ्यू और फ्यू में बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझिएगा। फ्यू लगाएंगे, वी यूज अ फ्यू विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, लेकिन नॉट मैनी मतलब जब क्या है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, जब ज्यादा नहीं है। देखिए दो कंडीशन बताते हैं फ्यू और अफ्यू का, आपको समझने की आपसे समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। यदि आप अपने दोस्त के साथ मार्केट गए हुए हैं और उसने बोला कि चलो हम क्या करते हैं, जाकर कॉफी पीते हैं, तो आप, यदि आपके पास थोड़ा पैसा होगा, थोड़े सिक्के होंगे, तब आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और जब आपके पास बिल्कुल नहीं होगा तब कौन सा इस्तेमाल करेंगे। या बिल्कुल नहीं से तात्पर्य है जरूर लेकिन उतने नहीं जितना कॉफी पीने के लिए पर्याप्त है, समझिए। यदि अ फ्यू बोलूं तो आपके पास अगर इतने पैसे हैं कि आप उस 10 रुपए की कॉफी को खरीद सकते हैं, तब आप इस्तेमाल करेंगे, ओके लेट्स गो फ्रेंड, आई हैव अ फ्यू कॉइन, ठीक है, आई हैव अ फ्यू कॉइन, लेट्स गो। यदि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि जो कॉफी पीने के लिए पर्याप्त हो, मतलब कि नॉट मैनी, आपके पास है जरूर, फ्यू मतलब कुछ होता है, आपके पास है जरूर लेकिन ज्यादा नहीं है कि आप उसमें क्या कर सके, लगा सके, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ओ सॉरी फ्रेंड वी कांट गो बिकॉज आई हैव फ्यू कॉइन्स ऑनली, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑनली भी इस्तेमाल किया, मतलब सिर्फ, है ना। तो आई हैव फ्यू कॉइन्स ऑनली मतलब मेरे पास नॉट मैनी इतना ज्यादा नहीं है कि हम जा सके, सॉरी नहीं जाते। तो
सकारात्मक नकारात्मक भाव समझ रहे हैं, वहीं पे अ लिटिल का उपयोग आप करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीजों के लिए जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जस्ट लाइक मिल्क, आपका कर्ड और आपका ऑयल, इस टाइप का है ना। तो और भी बोल सकते हैं, अ लिटिल का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, आई हैव अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन माई बॉटल ओनली, मतलब कि मेरे बॉटल में थोड़ा सा ही क्या है, पानी है। लिटिल का मतलब थोड़ा के लिए किया जाता है, और फ्यू का मतलब आपका सबका, इनका मतलब थोड़े के संदर्भ में ही किया जाता है, ठीक है। और इनको आप कुछ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ डिनोट करने के लिए। तो यदि अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, fill in the blanks with correct words, so the bus was only dash minutes late, तो यहाँ पर a little, few, a few और many में से क्या आएगा, तो only वर्ड इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए आपका many तो नहीं आएगा, क्योंकि many मतलब बहुत, only मतलब थोड़ा, तो ये एकदम गलत ऑप्शन हो गया। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रही हूँ मैं। अ लिटिल बोलूं तो वो किसके लिए होता था, सिंगुलर अनकाउंटेबल, मतलब कि अ लिटिल तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मिनट की बात किया है, समय की बात की है, जो काउंटेबल होता है। तो फ्यू और अ फ्यू में हम कंफ्यूज हो गए हैं। यदि बात करें अ फ्यू और फ्यू में से कौन सा लगेगा, तो फिर से रूल को ध्यान से देखिएगा। अ फ्यू लगता है जहाँ पे सम होता है, थोड़े की बात की जाती है सकारात्मक भाव में, और फ्यू का मतलब जहाँ पे नॉट मेनी, मतलब कि ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अ फ्यू इज द राइट आंसर, फ्यू नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि द बस वाज ओनली अ फ्यू मिनट लेट, बहुत थोड़े देर के लिए बस क्या हुई थी, लेट हुई थी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा बोलने के लिए अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आपका, यू शुड स्पीक दैट ट्रूथ ऑलवेज, ठीक है। यू शुड स्पीक दैट ट्रूथ ऑलवेज, इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल का क्वेश्चन फिर से आया है, द, ए, नो आर्टिकल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बात की जा रही है ट्रुथ की, ठीक है, ट्रुथ की। तो ट्रुथ के लिए आपका ए या एन में से और द में से क्या इस्तेमाल होगा, तो ऑप्शन में आपको ए, द, नो आर्टिकल और ये बोला है, क्योंकि ये ट्रुथ है और हमारा जो द होता है वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी देर पहले आपको मैंने आर्टिकल के नोट में दिखाया था, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीज के लिए आप द का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पे ए का इस्तेमाल क्या के लिए, नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए किया जाता है। तो ए वाला ऑप्शन तो यहीं से कट हो गया। और भी हमारे पास ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए खड़ा है यहाँ पे, वो है नो आर्टिकल। मतलब ये भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कोई आर्टिकल ही ना लगे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया है कि द का इस्तेमाल स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीजों के लिए आप कर सकते हो, तो नो आर्टिकल इज द नॉट राइट ऑप्शन है। यदि ऑप्शन डी की बात करें, नन ऑफ द अबव, तो द ऑप्शन पे नजर डालते हैं, तो द यहाँ पर फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि द आप स्पेसिफिक चीजों के लिए लगा सकते हैं। वहीं पे द का अगर आप इस्तेमाल पढ़ेंगे किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बुक में भी पढ़ेंगे, तो पाएंगे कि द का इस्तेमाल ट्रुथ, फैक्ट, इन सभी चीजों के लिए बिल्कुल हम करते हैं। तो यहाँ पर बात बोली जा रही है, एक क्या बोली जा रही है कि यू शुड स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज। तो यहाँ पे द आप पुट कर सकते हो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज वाइट डैश द हिज ब्रदर इज फुलिश, ठीक है। तो ये कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ आपको कंजम्पशन के उदाहरण दिए हैं, जैसे कि सो, देयरफॉर, बट और बिकॉज, ठीक है। तो इन चारों में से कोई एक लगना चाहिए, कौन सा लगेगा देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एजीडीओ एग्जाम में 2021 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके पैटर्न आपको पता चल जाने चाहिए इसके साथ ही। he is wise dash his brother is foolish, wise का मतलब क्या होता है जिनको नहीं मालूम है, हम बता देते हैं। wise का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान या चतुर के संदर्भ में आप ले सकते हो। foolish का मतलब होता है मूर्ख। तो इस क्वेश्चन का मतलब है he is wise, वह बुद्धिमान है, his brother is foolish, उसका भाई मूर्ख है, ठीक है। तो he is wise, so his brother is foolish, ये लगना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि वह बुद्धिमान है इसीलिए उसका भाई मूर्ख है, ऐसा नहीं होता है। he is wise therefore his brother is foolish, no, यह वह बुद्धिमान है इसीलिए, therefore का मतलब भी इसलिए ही होता है, इसलिए उसका भाई मूर्ख है, तो ये भी गलत उत्तर है। he is wise but his brother is foolish, मतलब कि यहाँ पे ऑपोजिट कंपैरिजन हो रहा है दोनों का, कि मतलब एक भाई इतना बुद्धिमान है तो एक कैसे मूर्ख है, तो इसलिए यहाँ पे but आपका कंजंक्शन सही बैठ रहा है। he is wise but his brother is foolish, वह बुद्धिमान है लेकिन उसका भाई मूर्ख है। he is wise because his brother is foolish, तो ये भी गलत बात है, वो बुद्धिमान है इसलिए
सॉरी वो बुद्धिमान है क्योंकि उसका भाई मूर्ख, ये भी नहीं होता है, कोई एक दूसरे को देख के बुद्धिमान और मूर्ख नहीं बनता। तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट सुटेबल कंजंक्शन हियर। तो ऑप्शन डी में आप क्वेश्चन डी में आप सी बट का पुट करेंगे। नेक्स्ट है आपका ही इज डैश, ही इज काइंड डैश अस। तो यहाँ पे कुछ आपके आर्टिकल्स हैं एट, टू, बाय और ऑन। देखते हैं कौन सा वाला आपको सुटेबल प्रीपोजिशन है। इन प्रीपोजिशन के बारे में पहले कुछ बातें आपको मैं बता दूं तो आप इजीली समझ पाएंगे। ऑन का उपयोग हम करते हैं यूज टू एक्सप्रेस अ सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज के ऊपर है ना, जैसे लाइक द बुक इज ऑन द टेबल, द लैम्प इज ऑन द अलमीरा, इस टाइप का। एट यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक टाइम टू इंडिकेट अ प्लेस, ठीक है, स्पेसिफिक के लिए आप एट इस्तेमाल करते हैं। एट इन वाले में मैंने आपको एक बार बताया था। टू का इस्तेमाल वी कैन यूज टू एज अ प्रीपोजिशन टू इंडिकेट अ डेस्टिनेशन और अ डायरेक्शन ऑफ सम एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिएगा। टू का इस्तेमाल कहाँ पे करते हो, जब कोई डेस्टिनेशन या किसी डायरेक्शन की तरफ क्या हो, कोई एक्टिविटी इंडिकेट कर रही हो, किसी बात को इंगित कर रही हो, किसी की ओर इंगित हो रही हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखते हैं एट, टू, बाय, ऑन, ठीक है। ही इज काइंड टू अस, यहाँ पर एट नहीं लगेगा, स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। टू का इस्तेमाल हो सकता है ही इज काइंड टू अस, साउंड में भी ये सही लग रहा है। और यहाँ पे ही इज काइंड टूवर्ड्स व्हाट, किसकी ओर वो दयालु है। काइंड का मतलब दयालु है ना, काइंड का मतलब दयालु, वह किसकी तरफ दयालु है या किसके लिए दयालुता का भाव रखता है। टू अस मतलब हमारी तरफ, तो टू सही लग रहा है। बाय नहीं होगा, बाय क्यों नहीं होगा, बाय का मतलब होता है द्वारा, ठीक है। तो ही इज काइंड बाय अस, तो यहाँ पर काइंडनेस या दयालुता कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्या को प्रदान की जाए, तो यहाँ पर बाय नहीं लगेगा। ऑन, ही इज काइंड ऑन अस, ऑन का इस्तेमाल यहाँ पर सुटेबल नहीं होगा। हम पर दयालु है, तो ये सुनने में और हिंदी में बेहतर लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली ऑन नहीं लगता है। टू यहाँ पर लगेगा क्योंकि वो आपकी तरफ इंगित कर रहा है, किसकी, उनकी दयालुता को। तो ही इज काइंड टू अस, ठीक है। तो टू इज द राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन 12 देखते हैं, दिस इज द बुक आई वाज सर्चिंग डैश। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, एक पुट करना है। देखते हैं कि दिस इज द बुक आई वाज सर्चिंग फॉर, विथ, इन और टू। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फॉर का मतलब होता है के लिए, विथ का मतलब होता है साथ, इन का मतलब होता है में और टू का मतलब होता है से या किसी चीज को इंगित करना। तो दिस इज द बुक आई वाज सर्चिंग फॉर इज द राइट आंसर। समझते हैं कैसे, दिस इज द बुक आई वाज सर्चिंग फॉर, यही वो किताब है मैं बहुत दिनों से जिसे खोज रहा था, ठीक है। तो यही वो किताब है आई वाज सर्चिंग फॉर, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से तलाश कर रहा था या खोज रहा था। तो फॉर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई वाज सर्चिंग विथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ आप कोई चीज खोज नहीं रहे थे, तो साथ का संदर्भ गलत है यहाँ पे। सर्चिंग इन भी नहीं लगेगा, रॉन्ग प्रीपोजिशन। आई वाज सर्चिंग टू भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए फॉर इज द राइट आंसर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। इस क्वेश्चन में आपको एक सुटेबल प्रीपोजिशन को क्या करना है, इसमें फीड करना है जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, इसका मतलब कि आपकी घड़ी में कितना समय बज रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन में पुट करना है बाय, इन, एट या नन। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले यदि हम अपने प्रीपोजिशन का मतलब जाने, तो आप इन का इस्तेमाल मे के संदर्भ में करते हैं, वहीं पे एट का इस्तेमाल भी आप मे के लिए कर सकते हो, और नन का ऑप्शन अभी देखेंगे होगा कि नहीं। और वही बाय का जो इस्तेमाल होते हैं वो होता है द्वारा के संदर्भ में या आपके सापेक्ष के लिए आप कर सकते हो। तो देखिए, यदि मैं बात करूं इनमें से प्रीपोजिशन पुट करने की, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच यदि बोलूं, तो बाय योर वॉच मतलब आपकी घड़ी के द्वारा क्या समय हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका एक सुटेबल प्रीपोजिशन बैठता है। वही यदि मैं इन की बात करूं, तो आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है, तो इन यदि हम पुट करें व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तो ये भी आपका क्या है, एक सही उत्तर हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको हम विचार करेंगे कि इन और बाय में क्या लगेगा। यदि मैं बात करूं एट की, तो एट नहीं लगेगा, स्पेसिफिक
आपका चीजों के लिए या स्पेसिफिक कंडीशन में हम एट लगाते हैं, तो एट का यहाँ पे इस्तेमाल उतना सही नहीं होगा, लेकिन हमको इन और बाय में कंफ्यूजन हो रहा है, तो यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको दूर करते हैं, हम देखते हैं बाय का इस्तेमाल। तो बाय हैज द इडियोमेटिक मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू। तो बाय का जो मतलब होता है ना, वो इडियोमेटिक मीनिंग में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो यदि मैं बात करूँ व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो आप किसी से भी यदि पूछोगे तो घड़ी के अकॉर्डिंग पूछोगे, ना कि उस पर्सन के। तो यदि मैं बोलूँ कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, मतलब आपके घड़ी के अकॉर्डिंग कितना समय हुआ है, तो बाय का मतलब किस तरीके से आप लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन मतलब आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है, और बाय मतलब आपके घड़ी के द्वारा क्या समय हुआ, तो दोनों में सबसे सुटेबल बैठने वाला क्वेश्चन होगा बाय। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सबके नाम दिख जा रहे होंगे। बाय के बारे में थोड़ी और बातें देख लेते हैं कि जो बाय प्रीपोजिशन होता है, इट जनरली मीन्स दैट द पर्सन इज आस्किंग द टाइम शोन और डिस्प्लेड बाय योर वॉच। ठीक है, अपने मन से गेसिंग करके वो नहीं बता रहा है, घड़ी के द्वारा दिखाए हुए परफेक्ट टाइम को अकॉर्डिंग टू वॉच बताएगा। ठीक है, तो ये आपका 13 क्वेश्चन। अगर हम 14 क्वेश्चन की बात करें, तो एवरीवन ऑफ द मैन प्रेजेंट हियर हैज गिवन अ डे पे एज डैश कंट्रीब्यूशन टू द फंड। ठीक है, तो मतलब की बात हो रही है यहाँ पे कि सभी आदमी, यहाँ पर जो मेन है वो एक क्या टर्मिनोलॉजी है, वो एक प्लूरल टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर MAN मैन नहीं MEN मैन लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है what everyone of the men present here has given a day's pay as dash contribution to the fund. फिर इन द ब्लैंक से टेबल प्रीपोजिशन, फिर से प्रीपोजिशन है, इसमें आपको पुट करना है प्रीपोजिशन नहीं, ये आपका प्रोनाउन पूछेगा। तो कुछ प्रोनाउन के आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, लाइक देयर, ही, हर और वन। ठीक है, तो आपको इन चारों प्रोनाउन में कोई एक लगाना है इनके लिए। क्वेश्चन मेरे पास फिर से पढ़ते हैं, एवरीवन ऑफ द मेन प्रेजेंट हियर हैज गिवन अ डे पे एज दैट कंट्रीब्यूशन टू द फंड। मतलब कि किसी सपोज मान लीजिए किसी एक ऑफिस या कहीं आपका एक फंड में कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो सभी आदमियों ने जो वहां उपस्थित थे अपने एक दिन का पे, एक दिन का जो इनको मिलता है पे, उसको क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया फंड में। तो मेन के लिए यहाँ पे टेबल प्रीपोजिशन हमको ढूंढना है। ऑप्शन है आपका देयर, ही, हर या वन। तो एलिमिनेशन मेथड पुट करते हैं यदि, तो मैं आपको नीचे से बताते जाती हूँ। यदि वंस की बात करें तो वंस नहीं होगा, क्योंकि हैज गिवन अ डे पे एज डैश कंट्रीब्यूशन। मेन है यहाँ पे, मेन के लिए वंस प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल होगा। मेन का मतलब होता है बहुत सारे आदमियों की बात की जा रही है, वन इज रॉन्ग प्रोनाउन। हर भी नहीं होगा क्योंकि मेन डायरेक्टली स्पेसिफाई किया है वहां पर, है ना, तो मेन के लिए हर तो होता ही नहीं है। ही भी नहीं होगा क्योंकि वहां पे एक आदमी की बात नहीं की जा रही है, वहां पे बहुत सारे आदमी की बात की जा रही है। और यदि बहुत सारे आदमी है, तो वो कितने सारे वहां पे क्या है, मेन है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, उनको हम दे बोल सकते हैं। और दे का जो आपका प्रोनाउन होता है वो कौन सा होता है, देयर। ठीक है, तो देयर के कारण everyone of the men present here has given a day's pay as their contribution to the fund। मतलब अपने सहयोग के रूप में उन्होंने क्या दिया, फंड में कंट्रीब्यूट किया। तो मेन का यहाँ पर सुटेबल प्रोनाउन होगा देयर। हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, she went straight home। in the above sentence the word straight is used as। इस सेंटेंस में स्ट्रेट को कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपका सेंटेंस है she went straight home, मतलब कि वह सीधे घर गई। ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो वह सीधे घर गई। तो यहाँ पर जो ये वर्ड स्ट्रेट है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं, एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडवर्ब, एज अ प्रीपोजिशन और एज अ वर्ब। तो इन सबका आपको मतलब पता होगा, जिनको नहीं पता है तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण वो होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज अ टर्मिनोलॉजी विच सेज समथिंग अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। इसके अलावा यदि मैं आपको बोलूं एडवर्ब, तो एडवर्ब क्या होता है, ये वर्ब की विशेषता बताते हैं। दैट इनहैंस और समथिंग इंक्लूड इन द वर्ड, इन द वर्ब, मतलब कोई क्रिया होती रहती है उसमें एक विशेषता जोड़ेगा, उसको आप एडवर्ब बोलोगे। यदि प्रीपोजिशन की बात करूं तो हम जानते हैं कि दो शब्दों के बीच से क्या करता है, दो वाक्यों या दो शब्दों के बीच संबंध बताने के लिए प्रीपोजिशन लाइक इन, एन और ये सब आप इस्तेमाल करते हो। वर्ब की बात तो हमको पता ही है, वर्ब मतलब क्रिया होती है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, सेविंग एक्सेट्रा। तो शी वेंट स्ट्रेट हो, यहाँ पर स्ट्रेट के बारे में पूछ रहा है, तो स्ट्रेट जो टर्म है वहां पर ये वर्ब के जैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारा वर्ब यहाँ वेंट है, वह प्रीपोजिशन के जैसा भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वह एक एडवर्ब भी नहीं है, वह एक
एडजेक्टिव है, ठीक है, वह क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसमें वह एक विशेषता बता रहा है कि उसके घर जाने की गतिविधि की, जो कि क्या है, सीधे है, तो वह सीधे घर जाती है, मतलब वो कहीं नहीं घूमती है इधर उधर, क्या करती है, सीधे घर गई। तो यहाँ पर सीधा जो टर्मिनोलॉजी है वो एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था। तो इस तरह से आपका ये एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो एसआई के लिए संबंधित पाठ्यक्रम से महत्वपूर्ण एमसीक्यू का सीरीज मैंने आपको सॉल्व कराया। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा और इससे आप लोगों को हेल्प हुई होगी। आप लोगों को समझ आया होगा कि हमको किस पैटर्न में पढ़ाई करनी है और कैसे इसको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ तक हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। इस तरह से मैं आपके लिए और भी नए क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सारे वीडियोस से बने रहिए। और यदि आपको हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है या अकेडमी ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल अकेडमी में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।